हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन किए थे। आज हम उन्हीं के आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था जिसमें हम सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं। उस सेमी सर्कुलर रिंग को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं। आज हम एक कंप्लीट रिंग लेते हैं। ठीक है, ये लूप बोल सकते हो आप। मान लें हमारे पास एक कंप्लीट लूप है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सही नहीं बना। मान लेते हैं कि लूप ले लेते हैं और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं r है। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें a, b, c एंड d। तो सबसे फर्स्ट हमसे इसमें कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, फाइंड आउट। फर्स्ट तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से नेट फ्लक्स या इसके अंदर नेट इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, इस पूरे लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, नेट ईएमएफ इन द लूप, ये पूछा जा सकता है। सेकंड हमसे इसमें पूछा जा सकता है VA माइनस VC, यानी कि A और C के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा। थर्ड हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है VD माइनस VB। तो अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट को, तो देखिए ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इसे मैंने बोल दिया B नॉट है और ये अंदर की तरफ लग रहा है। अगर ये B नॉट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप का एरिया भी फिक्स है, तो इसके अंदर जब ये मूव कर रहा होगा तो इसके अंदर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि नेट फ्लक्स में जो चेंज हो रहा होगा वो जीरो होगा। अगर नेट फ्लक्स में चेंज जीरो होगा तो इसके अंदर नेट ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो फर्स्ट का आंसर तो आसानी से हम बोल सकते हैं, E इंड्यूस इज इक्वल टू जीरो। ये मैं किस लॉजिक से आंसर होता है आपको फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। आप इसे मोशनल ईएमएफ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। मोशनल ईएमएफ में हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर या डेल्टा L वेक्टर आप बोल सकते हो। मैंने बोला था कि ये जो चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर ये लूप कंप्लीट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। अगर ये टर्म जीरो होगी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप इस लॉजिक से भी इसका आंसर दे सकते हो और जो मैंने ये आंसर दिया है फेराडेज लॉ से दिया, उससे भी आप आंसर दे सकते हो। दोनों से आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट का जीरो ही आने वाला है, यानी कि इस पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। सेकंड की बात करते हैं, किस किस के बीच में, V A और C के। तो A यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना, आप उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिए, आप कनेक्ट कर दिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो क्या ये लाइन बनेगी मेरे पास, ये इन दोनों को मिलाने पर। तो मानता हूँ कि एक रोड बन गई और ये रोड इस तरफ कितनी वेलोसिटी से चल रही है, V वेलोसिटी से चल रही है। तो V वेलोसिटी से चल रही है तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, VBL होता है। और L मतलब डिस्प्लेसमेंट हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, R और R 2R हो जाएगा, यानी कि 2R। थर्ड बात करते हैं हम लोग, और ये जो E इंड्यूस आया किस किस के बीच में आएगी। अब देखो कैसे पता चलेगा हमें कौन सा हायर होगा और कौन सा लोअर होगा। तो VA से BA से, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, VA माइनस VB होगा, सॉरी VC। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम D B की। तो वो D है यहाँ, B है यहाँ पर, इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये लाइन है। लेकिन इस वाली लाइन में जब आप बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन और वेलोसिटी की लाइन क्या है, सेम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, यानी कि दो वेक्टर्स क्या हो गए, पैरेलल, तो इंड्यूस ईएमएफ जो आने वाला है हमारे पास डी और बी के बीच में वो क्या हो जाएगा, जीरो।
क्योंकि दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर्स अगर इन तीनों में से पैरेलल हो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अब आप लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो तो किस तरीके से। अब इसमें एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, ग्राफ वाला एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास एक ये रीजन है डी लेंथ का। कितनी लेंथ का? डी लेंथ का एक रीजन है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी। यहां पर एक लूप है, ठीक है। मान लेते हैं इस लूप की जो ये लेंथ है वो a है और ये भी a है, और इसके अंदर एंटर करता है v स्पीड के साथ। कितनी स्पीड के साथ? जब ये इसके अंदर एंटर करता है तो उस टाइम को हम मानते हैं t = 0। जब एंटर कर रहा होता है ये लूप इसके अंदर, तो हम उसको मानते हैं टाइम को t = 0 जब ये एंटर करना स्टार्ट करता है। तो हमसे इसमें पूछा जा सकता है फाइंड आउट फ्लक्स। जब इसके अंदर एंटर करे तो फ्लक्स का ग्राफ यानी कि फाई वर्सेस टाइम का कर्व। सेकंड हमसे पूछा जा सकता है ई इंड्यूस वर्सेस टाइम का कर्व। थर्ड हमसे इसमें पूछा जा सकता है आई इंड्यूस वर्सेस टाइम का कर्व। इन सब पे कर्व पूछा जा सकता है, और बोल दिया कि इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे सर? मैंने बताया भी था इस टाइप के क्वेश्चन हमें जब मैंने डायरेक्शन कैलकुलेट करना सिखाया था। तो देखिए बहुत आसान है बच्चों। किसी भी टाइम t पर ये इसके कुछ अंदर जा चुका होगा। मान लीजिए किसी टाइम t पर ये कुछ अंदर जा चुका है। अब जो टाइम t होगा वो a/v से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी टाइम पर ये इसके अंदर जा चुका है कुछ, मान लीजिए इतना अंदर जा चुका है, और ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास मान लेते हैं टी टाइम में इतना अंदर चला गया। कितना? इतना अंदर चला गया टी टाइम में। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? v × t। भाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी? v × क्योंकि v वेलोसिटी चल रहा है, टी टाइम तक चला तो कितनी लेंथ होगी? v × t। तो इसका एरिया तो हमें मिल जाएगा, और ये लेंथ कितनी रहेगी? a। तो इसका जो एरिया लिखेंगे हम लोग किसी भी टाइम t पर, यानी कि टाइम 0 से ज़्यादा और लेस देन इक्वल टू a/v के लिए, कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी चल जाएगा? वो a चल जाएगा। इस डिस्टेंस से कम के लिए जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका? ये लेंथ इनटू ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है? vt, और ये लेंथ कितनी है? a है। तो एरिया कितना हो जाएगा? a × vt। ये फ्लक्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे से बात करूँ तो जो फ्लक्स है वो b कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम के साथ वेरी करता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमसे फ्लक्स और टाइम का ग्राफ पूछा गया है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों, ये फाई और ये t, ये स्ट्रेट लाइन किस टाइम तक? a/v टाइम तक, 0 से लेके। अब जैसे ही कंप्लीटली इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ये अंदर पहुँच जाएगा तो फ्लक्स में चेंज क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अब यहाँ पे कोई फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में बताया था कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस वाले केस में जब हम बात करेंगे तो जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फ्लक्स है, तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? सेकंड केस में अगर मैं यहीं पे बनाता हूँ सेकंड केस, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? जब यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? d, यानी कि d/v तक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी उसे? d/v तक, ठीक है।
क्योंकि जब वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे देखो वो यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर करा, जब इसमें अंदर एंटर करा तो L/V, यानी कि यहाँ से जब एंटर कर रहा था तो यहाँ तक कितना चल चुका था वो, ये डिस्टेंस कितनी थी L/V थी उसकी अगर मैं बात करूँ तो। फिर उसके बाद उससे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, यहाँ तक पहुँच चुका है वो यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखो। अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस है D, ठीक है, ये डिस्टेंस ही A, तो यहाँ से लेके जब अंदर एंटर कर रहा वो कितनी डिस्टेंस तक, A तक तो चेंज हो रहा था, फिर वापस से वो यहाँ पहुँचा A तक, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितने टाइम तक उसका टाइम फ्लक्स कांस्टेंट रहने वाला D - 2A तक। तो यहाँ पे मुझे D माइनस क्या लिखना चाहिए, 2A/V लिखना चाहिए। क्या बात समझ में भाई? आपको सोचिए ये A लेंथ है, अंदर कितना है, जब तक वो A लेंथ तक अंदर एंटर नहीं कर जाता यहाँ तक A लेंथ तक, तब तक तो उसके अंदर फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब जैसे एंटर किया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस से क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अब वो क्या निकलना, बाहर निकलना स्टार्ट होगा, जब निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वापस से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ तक, ठीक है। तो इस वाले केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इजिकल टू हो जाएगा B × A स्क्वायर। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें फ्लक्स क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, सॉरी बच्चों, ऐसे क्लियर। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास, यानी कि वो यहाँ तक पहुँच चुका है ब्लॉक, अब यहाँ तक पहुँच चुका है ब्लॉक, यहाँ तक पहुँच चुका है, क्लियर। तो आप खुद सोचिए t = 0 पे यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो t = कितनी डिस्टेंस चल लिया, वो A डिस्टेंस चल लिया, तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक उसके फ्लक्स में चेंज हो रहा था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस उसने क्या चली, वापस से चलना स्टार्ट किया, कांस्टेंट में चला, कांस्टेंट फ्लक्स का, अब यहाँ पे से वापस निकलना बाहर स्टार्ट हो गया, तो उसे बाहर निकलने में वापस कितना टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चल चुका है, वो टाइम कितना हो चुका होगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो। क्लियर है भाई, इतना टाइम तो लगा, सॉरी बच्चों इसको ऐसे लिख दो आप, ये इतने टाइम तक चलाना, यानी कि तो इसी के अंदर का टाइम आया, हमें तो टोटल टाइम चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक, गलती कर दी मैंने, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दो D/V तक है, क्योंकि मैंने जीरो कहाँ से माना है, यहाँ से जीरो माना है ना मैंने टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल यानी कि T/A से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक D/y डिस्टेंस तक ही वो जीरो रहने वाला है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ये समझ पाए होगे आप लोग, यानी कि इसे क्या लिख दूंगा मैं, D/V, क्योंकि मैंने टाइम ये तो सही किया, सही था मैंने बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम के लिए, लेकिन मैंने टाइम जीरो कहाँ से माना है, यहाँ से नहीं माना है मैंने टाइम जीरो कहाँ से माना है, यहाँ से। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली होगी उसने, D/V चली होगी, और इधर कितना था, वो A था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये अंदर चल रहा होगा तो वो टाइम A एक्स्ट्रा आया होगा, लेंथ, ठीक है, A लेंथ एक्स्ट्रा चली होगी, तो ये BA² हो गया होगा, तो डिस्टेंस DA/V लिखेंगे। अब जब वो वापस से यहाँ से बाहर निकलेगा तो वापस से उसके फ्लक्स में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, लेकिन अब हमें पता है जब यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा था, अब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा वापस, क्योंकि ये वाला फंक्शन आने वाला है, लेकिन अब क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये इतना टाइम हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमसे ग्राफ भी पूछे, अभी फ्लक्स का ग्राफ हमारे पास आ गया, अगर फ्लक्स का ग्राफ हमारे पास आ गया तो हमें सेकंड क्या पूछा गया, A इंड्यूस, और A इंड्यूस क्या होता है, dφ/dt। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो A इंड्यूस क्या मिलने वाला है हमें, वो मिलने वाला है BAV, और ये टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये इंड्यूस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही क्या चलेगा, कांस्टेंट, अगर मैं पॉजिटिव मानूँ तो, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो हो जाएगा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो जीरो, फिर वापस से क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि मैं जमा लेता हूँ यहाँ पर उसी वाले टाइम के लिए, क्लियर है इतना। हाँ या ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। करंट की बात करूँ तो करंट का ग्राफ भी हमारे पास यही आने वाला है, तो I इंड्यूस इजिकल टू क्या होगा, E इंड्यूस्ड बाई स्मॉल r होगा, तो ये हो जाएगा BA/V/R, तो इसका ग्राफ भी ऐसे आ जाएगा हमारे पास करंट का भी,
आई इंड्यूस। यहाँ से लेकिन यहाँ तक करंट क्या रहेगा, 0, फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो बाहर निकलते टाइम कौन सा होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो करंट का ग्राफ भी आपके पास आ जाएगा। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप इसे। तो देखिए बच्चों, अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको समझाया। अभी तक मैंने आप लोगों को इंड्यूस वाले क्वेश्चंस बताए थे। अब मैं आप लोगों को इस बताऊं जहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होगा। मैंने आप लोगों को सिखाया था बच्चों, जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था, कि हमारे पास अगर कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड अगर मूव करती है v वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है VBL। ठीक है, और ये बैटरी की तरह बिहेव करती है रॉड ऐसे। ठीक है, ये एंड इसका A मान लेते हैं और ये एंड इसका B मान लेते हैं। अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, ये इंड्यूस इतने EMF की बैटरी की तरह काम करती है। अगर सपोज कीजिए इस रोड को मैं किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ देता हूँ ऐसे, अब ये सर्किट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर एक EMF लगा और मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसकी वजह से इस रोड के अंदर क्या फ्लो होने लग जाएगा, एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। इस करंट को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, E इंड्यूस्ड बाई R हो जाएगा। E इंड्यूस कितना हमारे पास, VBL बाई R। तो यानी कि अगर ये रोड को मैं किसी क्लोज लूप के अंदर कन्वर्ट कर दूं, जिसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस हो या लूप क्लोज हो, तो फिर उसके अंदर करंट भी फ्लो होना स्टार्ट करता है। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। कई बार हो सकता है कि जो रोड ली, इस रोड का भी रेजिस्टेंस हो सकता है स्मॉल r। अगर इस रोड का भी रेजिस्टेंस होगा तो इस बैटरी के साथ हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनाएंगे स्मॉल r। तो अभी सर्किट में अंदर जो करंट फ्लो होगा टोटल, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर गिवन हो इसका रेजिस्टेंस तो ही लिखना है, अगर नहीं गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के अब जो ऐसे क्लोज सर्किट वाली जो प्रॉब्लम्स आती है उसे हम बोलते हैं रेल प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, रेल प्रॉब्लम्स। तो समझते हैं उसके बारे में, क्या है रेल प्रॉब्लम्स। मान लेते हैं हमारे पास एक रोड है, ठीक है। अब इस रोड के हमने यहाँ पे कुछ रेल्स लगा रखी है ऐसे, जिनके ऊपर ये मूव कर रही है, ठीक है, जैसे ट्रेन की रेल्स होती है ना वैसे। और इस रेल्स की पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। ये रोड है और ये रेल्स से काफ़ी लंबी तक जा रही है ऐसे, और इन रेल्स के ऊपर ये रोड मूव कर रही है। मान लीजिए ये रोड को हमने V0 वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया। कितनी वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया, V0 वेलोसिटी। और इन रेल्स के पूरे के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे, B कांस्टेंट। ऐसे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है B। कितनी वेलोसिटी देके छोड़ दिया, V0। जब हमने इसको V0 वेलोसिटी दी तो उस टाइम को बोला हमने t = 0। ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप सोचो जब भी ये रोड चल रही होगी तो ये एक सर्किट हमेशा कंप्लीट हो रहा होगा। अगर ये सर्किट हमेशा कंप्लीट हो रहा होगा तो इस सर्किट के अंदर हमेशा करंट का फ्लो हो रहा होगा। और हमें पता है अगर इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो रहा होगा तो ये जो रोड है वो एक बैटरी की तरह काम कर रही होगी। बैटरी की तरह काम कर रही होगी तो सर्किट कैसा बनेगा हमारे पास, ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान समझना। तो हमसे इसमें ये पूछा जाता है कि ये जो वेलोसिटी ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताइए कि ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। फाइंड आउट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ
टाइम। ये बताइए, तो अगर ये रोड है बच्चों और ये इस तरफ मूव कर रही है इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमें पता है कि ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा होगा। किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी अब धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये रोड है, तो ये रोड किसकी तरह काम कर रही होगी? एक बैटरी की तरह। बैटरी की तरह काम कर रही होगी। वी ऐसे बी ऐसे, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव बनेगा और नीचे वाला एंड नेगेटिव बनेगा। तो अगर मैं इस सर्किट को बनाना चाहूँ तो ये सर्किट ऐसे बन रहा होगा, ऐसे, और उसके अंदर कितना हो रहा होगा? VBL। अब देखो ये इनिशियल में V नोड था, किसी भी टाइम पे मान लेता हूँ उसकी वेलोसिटी कितनी है? V है। और इसमें करंट कैसे फ्लो रहा होगा? ऐसे फ्लो रहा होगा I पूरे में। तो अब हमें पता है ये तो रोड है ना एक, और ये रोड किस में रखी हुई? मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। और जब कोई रोड जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो हमें पता है उस रोड के ऊपर एक फोर्स लगता है IBL। अगर आपको पता हो तो पता ही होगा, वैसे तो आप लोगों को फोर्स लगता है किसी करंट कैरिंग रोड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है IBL। तो इसकी लेंथ हमें पता है L है, इसके अंदर करंट का फ्लो भी हो रहा है I, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि DL, और DL की डायरेक्शन वो लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होता है। तो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो ये DL की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ है, क्रॉस प्रोडक्ट अंदर की तरफ है, तो DL क्रॉस B करूंगा तो इस रोड के ऊपर एक फोर्स इस तरफ लगेगा F, और वो फोर्स की वैल्यू इतनी होगी। और देखो DL और B के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आएगा? फोर्स कितना आ जाएगा? IBL। क्या इतना ही फोर्स आएगा? और इस फोर्स की डायरेक्शन इधर आ गई। तो अब देखो इस चलती हुई रोड के ऊपर एक फोर्स इस तरफ लगता है F, और उस फोर्स की वैल्यू होती है IBL। इस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस चेंज वेलोसिटी यानी कि किस तरीके से वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसी का फंक्शन हमें बताना है। तो अब आप देखो किसी भी इंस्टेंट पर, ये तो मैंने कौन सी बताई थी? t = 0 पर है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं उसकी वेलोसिटी लिखता हूँ तो F = क्या लिखूंगा? किसी भी इंस्टेंट पर IBL इतना फोर्स लग रहा होगा। और हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा? VBL। किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी V है, तो उसके अंदर जो I इंड्यूस होगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो I इंड्यूस कितना होगा? VBL by R, यानी कि E इंड्यूस by R। और ये E इंड्यूस की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? तो F = हमें क्या मिलेगा? VBL by R into BL। और इस F को क्या लिख सकता हूँ मैं? M इंटू इस रोड का मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है न्यूटन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया VB² L² by R। ठीक है, तो A = एक्सेलरेशन हमें कितना मिला? इसको ऐसे लिख दूँ मैं, B² L² by mr इंटू V। इस एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का dV/dt माइनस का क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन को dV/dt तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी की क्या अपोजिट है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी आप बोल सकते हो डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो B² L² by mr इंटू V। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस V को इस तरफ ला रहा हूँ, इंटू dt। क्या ये होगा? दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। t = 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? V0। किसी भी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v होगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इधर लिख देता हूँ बच्चों में, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा ln v/v0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का B² L² by mr इंटू टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V = V0 e⁻⁻² L² by mr इंटू टी। तो ये आ चुका है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कि एक्सपोनेंशियली क्या हो रही होगी उसकी वेलोसिटी,
डिक्रीज हो रही होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे चला के छोड़ दें और वो उतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा तो हमें तो क्या होगा, कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी, जो पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा मिलता रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ फॉलो नहीं होगा। तो हमने जितनी वेलोसिटी दे के छोड़ी है उतनी ही, यानी कि हमने जितनी इसको वेलोसिटी दी है, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी दी है वो काइनेटिक एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर। कई बार हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सपोज कीजिए हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलाना चाहते हैं, तो अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं तो इसके लिए जितना फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें आगे खींचने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही किस में कन्वर्ट होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, सो द रोड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसी पार्ट का सेकंड पार्ट पूछा जा सकता है, सेकंड पार्ट 2 इसका। इफ रोड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो क्या करना होगा बच्चों, देखो ये आ रहा है, ठीक है, ये कितना होगा, v वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें पता है इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है इस पर, कितना F, और वो कितना है IBL, और बाहर से हमें एक इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, इस कांस्टेंट से चले, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, IBL के बराबर होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू IBL, और इस I को क्या लिखा जा सकता है, E इंड्यूस बाई R लिखा जा सकता है, और इस E इंड्यूस को क्या लिखा जा सकता है, VBL बाई R लिखा जा सकता है। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R इंटू V। अगर हम इतना फोर्स लगा देंगे बाहर से तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड चलती रहेगी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड चलती रहेगी तो हमेशा हमें कांस्टेंट करंट सर्किट के अंदर मिलता रहेगा। ठीक है, एक और आता है इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट में आपको सिखा देता हूँ, इसे नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग और क्वेश्चंस। एग्जाम्पल देखिए, वही प्रोसीजर है सब कुछ। ठीक है, मानते हैं हमारे पास एक रेल है, ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस R है, और हमने यहाँ पे एक रोड लगा रखी है। ठीक है, अब हमने इसकी वेलोसिटी नहीं दी। इनिशियल में पहले क्या किया था, मैंने दो केस में उसको वेलोसिटी दी हुई थी V0। अब मैंने यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी है। ठीक है, मैंने ऐसा बोला कि इसके ऊपर एक बाहर से फोर्स लगा दिया गया, F एक्सटर्नल, कोई फोर्स लगा दिया गया। अब फोर्स लगा दूंगा तो चलना स्टार्ट हो जाएगी। मानते हैं इनिशियल में कुछ डिस्टेंस पर थी जो भी थी, अब हमने बाहर से कोई फोर्स लगा दिया। पहले मैंने वेलोसिटी की बात की थी, अब वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाने से भी क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगी। मूव करना स्टार्ट करेगी तो वापस से रोड के अंदर एक EMF इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस EMF की वजह से वापस में से करंट का फ्लो होगा, यानी कि ये हायर बनेगा और ये लोअर, यानी कि ऊपर की तरफ हायर, नीचे की तरफ लोअर बनेगा। तो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा I, और ऐसे करंट फ्लो होगा तो इस करंट फ्लो होने की वजह से वापस इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, IBL लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमसे पूछा गया है कि किसी भी टाइम पर इस रोड का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ रोड। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा हमसे, वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है किसी भी टाइम पर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ रोड एट एनी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पे बात करूँ तो मैं, या एक्सेलरेशन की बात करते हैं, टाइम पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है, तो F नेट क्या मिलेगा हमें, F एक्सटर्नल माइनस IBL मिलेगा।
और किसी भी इंस्टेंट पर जो करंट होगा इस सर्किट के अंदर आई इज इक्वल टू क्या होगा, वो इंड्यूस बाई आर होगा। और इस ई इंड्यूस को क्या लिखा जा सकता है, किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी अपॉन आर लिखा जा सकता है, ये तो लिखा जा सकता है वी बी एल बाई आर, ठीक है, हाँ या ना। तो यहाँ पे से ध्यान से समझना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ नेट को, इस एफ नेट को लिख सकता हूँ मैं एम ए, क्लियर है, एफ की जगह पर एफ माइनस इसकी जगह पर वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे से अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूँ, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सॉरी गलत कर दिया मैंने बच्चों, इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी वेलोसिटी का फंक्शन है, ये भी वेलोसिटी का फंक्शन है, तो मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन, वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम ए इज इक्वल टू एफ आर माइनस का वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एफ आर वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। और इस ए को क्या लिखा जा सकता है, डी वी बाई डी टी। तो एफ आर माइनस का वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, ठीक है। तो अब आप वापस से ध्यान से समझोगे, तो देखो ये v निकालना है हमें किसी भी टाइम, तो इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डॉट डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एम आर इंटू डी टी। वापस हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, किसी भी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी v होगी। इसको वापस से सोल्व कर लेंगे बच्चों, ये इंटीग्रेशन आप सोल्व कर ही सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मेरा काम था सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना। तो हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चों, अब इस रेजिस्टेंस को हटा क्या लगाया जा सकता है यहाँ पे, कैपेसिटर। आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हो, वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एलन की फॉर्म में आएगा ये, जैसा इसके पहले वाले में बताया था। मैं नहीं चाहता कि फालतू में टाइम वेस्ट हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस रेजिस्टेंस की जगह पर अगर हम कैपेसिटर लगा दें, क्वेश्चन देखते हैं, और कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, कितने कैपेसिटेंस का, C का, और वापस से वही रोड है, ठीक है। F फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, F, ठीक है। तो अगर हम F फोर्स लगाएंगे तो इसके कैपेसिटर के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। F फोर्स लगाया, तो हमसे ये पूछा गया कि इस रोड का एक्सेलरेशन बताओ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रोड। अब पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रोड, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं तो इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा होगा, चार्ज, यानी कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो चुका होगा किसी भी टाइम पर, वो जो चार्ज हुआ होगा वो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। ये V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, और किसी भी इंस्टेंट पर इस पर जो वोल्टेज होता है ई इंड्यूस्ड, वो VBL होता है। ध्यान रखना, ये V क्या है, EMF, यानी कि इंड्यूस EMF, ये वाली चीज़ लिखता हूँ मैं, ई इंड्यूस किसी भी इंस्टेंट पर, और ये वाला V क्या है, वेलोसिटी। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा किसी भी टाइम पर, तो C इंटू VBL होगा, ये V वेलोसिटी है। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगी, और ये फोर्स लगाऊंगा तो इस तरफ एक फोर्स वापस से जनरेट हो जाएगा, IBL होगा या नहीं होगा। Q पता है तो क्या मैं I कैलकुलेट कर सकता हूँ, I क्या होता है, DQ बाई DT के, भाई सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा किसी भी टाइम पर। तो Q हमें पता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, BL, C तो कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट, V चेंज हो रहा है, तो dV बाई dt करूँगा तो वो किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन के। तो इतना मैं करंट मिल गया। अब हमें यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना तो मैं क्या लिखूँगा, MA या F नेट इज इक्वल टू F माइनस का IBL, क्या यही लिखा जाएगा। और इस F नेट को क्या लिखा जा सकता है, MA, I की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, BLCA इंटू BL। तो MA इज इक्वल टू F माइनस, ये हो गया
बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए। तो ये भी एक्सलेशन, ये भी एक्सलेशन, इस तरफ ले आते तो प्लस हो जाएगा। तो m प्लस a इज इक्वल टू एफ। तो इसका एक्सलेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, f डिवाइडेड बाई m प्लस एल स्क्वायर सी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप आसानी से एक्सलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे पास रियल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, समझिए। मान लेते हैं कुछ रीजन है हमारे पास, मान लेते हैं कैसे, वर्टिकल। मान लेते हैं हमारे पास एक रीजन है ऐसे, इस पूरे रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी ऐसे। इसमें से हमने एक लूप को गिराया, ठीक है। अब अगर मैं लूप गिराऊंगा, जब वो लूप बाहर निकल रहा होगा, मान लेते किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे ऐसे बाहर निकल रहा है वो लूप, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में है। ये जो लूप ये तो फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लूप नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, जी में, किसमें गिर रहा है। तो अब हमसे पूछा गया है कि जब ये नीचे गिर रहा होगा ना, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। क्या पूछा गया हमसे, फाइंड आउट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लूप। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी वो होगी कि mg तो इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा, मान लेते हैं mg इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा, और इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है वो r है। mg नीचे लग रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे होगी। इस mg के लगने की वजह से जब ये बाहर निकल रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन तो बाहर है यहाँ तक का, इस वाले के अंदर कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन क्या सेम है, इसकी भी सेम है। तो इसमें तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, इसमें भी इंड्यूस नहीं होगा, और इसमें भी इंड्यूस नहीं होगा, इस वाली लेंथ में भी, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सिर्फ इसमें इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा। कैसे, v डाउनवर्ड है, b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करूंगा तो ये वाला पॉजिटिव बनेगा, ये वाला नेगेटिव बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट है। आइए अब ये रॉड, यानी कि जो लूप का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, आई dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो dl की डायरेक्शन वही होती है जो i की होती है, तो dl b अंदर, तो फोर्स कहाँ लगा, इस पे ऊपर, तो एक फोर्स लगा, कितना, IBL। तो जब इस फोर्स की वैल्यू इस mg के बराबर हो जाएगी, तो फिर जब ये मूव करेगा नीचे की तरफ, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि इनिशियल में mg की वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो इंड्यूस EMF बढ़ता जाएगा, इंड्यूस EMF बढ़ता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा, और करंट बढ़ता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये mg इससे बैलेंस हो जाएगा, जब f ये वाला जो फोर्स है इस mg से बैलेंस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इस लूप की जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या हमें पता चला यहाँ पे से कि f mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IBL, और I क्या होगा, E इंड्यूस बाई R इंटू BL होगा, और E इंड्यूस क्या होता है, VBL, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इंटू mg होगा। तो यहाँ पे से टर्मिनल वेलोसिटी क्या मिल गया हमें, सिंपली मिल जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, देखो vt इज इक्वल टू b इंटू एल, यानी कि b स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू mg बाई mg इंटू r क्या उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, अपॉन b स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।